same number of electrons called आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। फॉर एग्जांपल देखो स्पीशीज बोला, जहां वर्ड स्पीशीज होगा इट मींस वो एटॉमिक और आयनिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, नियॉन, फ्लोराइड, ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 12, +2 है इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो कितना बचा अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 बट पॉजिटिव चार्ज था तो 1 लेस कर दिया, कितना आ गया 10। नियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है। ठीक है, तो यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10। फ्लोराइड नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 है बट नेगेटिव साइन है यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो कितना हो गया अपने पास 10। ऑक्सीजन में 8 बट -2 है इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया, कितना हो गया 10। तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसमें हमने क्या किया, अभी तक तो हमने रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल डिस्कस किया था। अब हम अपने पास कुछ ऐसे पॉइंट्स करेंगे डिस्कस, ठीक है, जो कि नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को लीड करता है। कि भाई हमारे पास यहां पर क्या हो गया, एटॉमिक मॉडल जो थे थॉमसन रदरफोर्ड दोनों में तो क्या आ गया, फेलियर्स आ गए काफी सारे। अब फेलियर्स आ गए तो जो आगे के मॉडल्स थे उनके लिए क्या बेस था, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को कैसे इम्प्रोवाइज किया। तो रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स जो है उसको फॉलो किया। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स थे जो रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज में आए। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स थे ऐसे जिन्होंने मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प किया। तो उसमें देखो फर्स्ट मॉडल अपने पास है, या फर्स्ट थ्योरी हम बात करें, कंसेप्चुअल थ्योरी जो कि रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रोवाइज करने में यूज में आया, दैट्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट। ठीक है, जो सिंपल लाइट होता है, सनलाइट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। ड्यूअल बिहेवियर मतलब, ड्यूअल मतलब टू, बिहेवियर मतलब नेचर। यानी अपने पास क्या पॉइंट आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो टू टाइप्स का नेचर शो करते हैं। अब टू टाइप्स का नेचर कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट वन इज पार्टिकल बिहेवियर एंड सेकंड वन इज वेव नेचर। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर का मतलब जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब पॉइंट ये आया कि पार्टिकल नेचर जो है, हमने तो हमेशा लाइट जो होता है उसको केवल फील किया है हमने, फिर उसके अंदर पार्टिकल नेचर कैसे होगा भाई, हमें क्या पता पार्टिकल नेचर होता है नहीं होता। तो देखो बेटा, पार्टिकल क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, किसी मैटर का अगर पार्टिकल नेचर है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई करता है। हमने क्या कहा, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। ठीक है,
तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है क्या लाइट के अंदर मास है या एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई इफेक्ट है, लाइट का कोई ऐसा इफेक्ट है जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऐसा लाइट का इफेक्ट जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि सोलर पैनल्स जो होते हैं उनको एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, सनलाइट पे रखते हैं, ठीक है, और उनके साथ बैटरीज जो होती है वो कनेक्टेड रहता है। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, ये सोलर पैनल एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है, और ये जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है। ये जो मेटल है नॉर्मली सीजियम सिलिकॉन मेटल का बना होता है। सीजियम मोस्ट मेटेलिक नेचर है अपने पास, जो एल्काइली मेटल्स के अंदर आता है लास्ट के अंदर, ठीक है, और सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज में आता है। तो सिलिकॉन सीजियम जो होता है, इनका मिक्स मेटल का हम ये पैनल्स बनाते हैं। अब सीजियम सिलिकॉन पैनल जो है उनका रीजन क्या है, देखो, जैसे ये इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से जो लूजली बाइंड अप इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिलीज करना है एटम से, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो बहुत लो होता है। तो जैसे सनलाइट जो होता है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक वर्ड हम यूज में कब लेते हैं, जब हमारे पास कोई पार्टिकल होता है। क्यों, क्योंकि वो जाकर किसी के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा, उससे भिड़ेगा, उससे कोलाइड करेगा, ठीक है, तो उसको चोट भी पहुंचेगी अपने पास, ठीक है। चोट पहुंचने से मान लो मैंने कहा ये पंच मैंने स्ट्राइक किया किसी के ऊपर, तो पंच स्ट्राइक किया, पंच में मास है, वो जैसे किसी दूसरे पे स्ट्राइक करेगा तो यहां से कुछ एनर्जी क्या होगा, दूसरे के पास ट्रांसफर होगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दिखता है, कहीं से लाल हो रहा है या कुछ जो है स्वेलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसका रीजन क्या आता है, क्योंकि मैंने यहां से एनर्जी को ट्रांसफर कर दी एक स्ट्राइक के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास लाइट जो होता है वो भी क्या करता है, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है, और जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकल को वापस वहां से हटा के दूर कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, और जो विलेजेस में रहते हैं, रूरल एरियाज में हैं, उनके पास एक गेम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी छोटी कांच की जो है वो गोलियां होती हैं जिसको कंचे वंचे ही बोलते हैं अपन। तो वो जब खेलते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक पर्सन जो है उससे यूं निशान लगा के दूसरे गोले पे मारता है, तो जैसे गोले मारेगा वो उस पे जाएगा, और फिर वो दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन चल जाते हैं। या बिलियर्ड बॉल की बात करें हम, बिलियर्ड बॉल्स में भी क्या होता है, एक बॉल के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, दूसरे बॉल से जो है वो कोलाइड करता है, फिर दो बॉल अलग अलग डायरेक्शन चल जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है। ऐसे ही यहाँ पर लाइट है, जब लाइट यहाँ पर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। तो जितना एनर्जी एटम ने एब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग जो लाइट का एनर्जी है, जो लाइट है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट लाइट जो है उसका एनर्जी E1 है, और रिफ्लेक्टेड लाइट का एनर्जी क्या होगा, E2 होगा। इट मींस इसमें से कुछ एनर्जी किसने एब्सॉर्ब कर लिया, मेटल ने एब्सॉर्ब कर लिया, और जब मेटल इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और हम लोग पढ़ क्या है, करंट की डेफिनेशन, क्या था करंट की डेफिनेशन अपने पास, मूविंग ऑफ चार्ज, ठीक है, पर लेंथ, पर यूनिट, पर सेकंड, ठीक है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव करेगा तो उससे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बैटरीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लाइट था उसका पार्टिकल नेचर था, और पार्टिकल नेचर था इसलिए उसने कुछ एनर्जी किसको दे दिया, एटम को प्रोवाइड कर दिया।
ठीक है, उसके ऊपर स्ट्राइक करके। तो ये था पार्टिकल नेचर। सेकंड होता है वेव नेचर। तो हमारे पास जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर को एक्सप्लेन किससे करते हैं हम? इंटरफेरेंस से, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से, एंड डिफ्रैक्शन। अब देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेयर करना, ठीक है, हम कहते हैं ना मेरे मैटर में इंटरफेयर मत कर, यानी बीच में मत घुस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस यही होता है। तो लाइट जो होता है उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं हम इंटरफेरेंस से। नॉर्मली लाइट जो वेव होती है वो वेव हमारे पास इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं उसमें वेव का मतलब क्या है? वेव एक तरह देखें हम तो एनर्जी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव, ठीक है। अब वेव जनरेट कैसा होता है? तो हमने पढ़ा कोई इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ भी है, उस पे अगर डिस्टर्बिंग कुछ भी मटेरियल हम डालते हैं, ठीक है, तो जब डिस्टर्ब होता है तो उस डिस्टर्बिंग के कारण क्या होता है? जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन था। जैसे ही यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्बिंग होते ही यहाँ से जो पार्टिकल्स थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसी को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कह रहे हैं एनर्जी का, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास वाइब्रेशन हुआ दैट्स कॉल्ड क्रेस्ट, और CREST क्रेस्ट बोलते हैं इसको। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉफ, TROUGH, ट्रॉफ, ठीक है। तो वेव जो होता है वो क्रेस्ट और ट्रॉफ के फॉर्म में होता है, ठीक। अब बात यह है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास फर्स्ट वेव है, ऐसे यहाँ पर एक और सेकंड वेव भी है, और वो वेव जो है वो भी इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। देखो दोनों वेव जो हैं उनका क्रेस्ट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में है, ट्रॉफ भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस केस में दोनों वेव जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। ये वेव इस वेव में इंटरफेयर कर रहा है और इंटरफेयर करके दोनों क्या हो गई? मर्ज हो गए अपने पास, ठीक है। तो मर्ज हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो वेव था उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर, दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सपोज करो फर्स्ट वेव ये था और सेकंड वेव जो है वो इस फॉर्म में होता, अपोजिट डायरेक्शन, इसका क्रेस्ट इसका ट्रॉफ, इसका क्रेस्ट इसका ट्रॉफ, तो दोनों में एक दूसरे को क्या कर, दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कैंसिल करता, ठीक है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता, ठीक है। सपोज पहले एम्पलीट्यूड ये था, डिक्रीज होने के बाद एम्पलीट्यूड क्या रह जाएगा? ये वाला रहेगा। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यही अपना फ्रेंड सर्किल होता है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमको आगे प्रमोट करते हैं, हमारे कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ स्टडी रिलेटेड या कुछ अदर मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स में कुछ स्टूडेंट इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, और इंटरफेयर करके हमको आगे के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है, हमारे उस वर्क को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो वो क्या है? हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा जो इंटरफेरेंस है वो तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्यों? क्योंकि उससे हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं वो डिस्टर्ब करके उसके अपोजिट ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो पर्सन है वो भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो कैसे हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं और वेव नेचर को हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब बात करें हम कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलने का, है ना। तो देखो यहाँ पर जो सिंपल लाइट होती है उस सिंपल लाइट में
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ में क्या होता है, लाइट जिस डायरेक्शन में मूव करता है दैट्स प्रोपगेशन डायरेक्शन या प्रोपगेशन फील्ड। ठीक है, ये वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में। अगर इनको बैक साइड आप इसी तरह से इंक्रीज कर दें, ये बैक साइड में इस तरह से इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गई, एक सिंपल लाइट हो गई जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है, जो सिंपल लाइट है अगर हम यूं बनाएं तो सिंपल लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये प्रोपगेशन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। ठीक, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उनके लिए कुछ हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, किस तरह से वो मूव करते हैं, किस तरह से उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम बात करें। देखो पहले कह दिया हमने कि वेव जो होती है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसको ड्रॉप और क्रेस्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गया। अब बात करें हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टर्स क्या है, या वेव मोशन जो होता है, जब वेव मूव करती है तो उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो देखो जब भी वेव मूव करती है, ये वेव है, ये मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रेस्ट है, ये क्या है हमारे पास, ट्रॉप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट्स कॉल्ड वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा साइन, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो वेव है उसकी लेंथ को बता रहा है वेवलेंथ। ठीक है, क्या होता है वेवलेंथ, टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास दो जो कंटिन्यूअस के अंदर ट्रॉप और क्रेस्ट होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ की डेफिनेशन क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉप्स कॉल्ड वेव लेंथ। यूनिट क्या हो गया हमारे पास, लैम्डा। अब सॉरी एक्सप्रेशन के लिए हम यूज में लेते हैं साइन लैम्डा। यूनिट क्या होगा, तो लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है। यहाँ पर एक और यूनिट एंगस्ट्रॉम यूज में लेते हैं। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब यूज में लेते हैं। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव लेंथ के लिए यूनिट्स हैं। एक और हम इसके अंदर वेव मोशन देखिए, फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू साइन से। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। सपोज ये पॉइंट है, अब इससे वेव जो है कितनी बार पास हो रहा है, इस तरह से, या ये वेव जो होती है वो कितनी बार इससे रिपीट हो रहा है, कितनी बार पास हो रहा है पर सेकंड के अंदर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स कि कितनी सारी वेव्स एक साथ पास हो सकता है पर सेकंड के अंदर, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो अपने पास अगर बड़ी वेव है तो उसको पास होने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 1 सेकंड में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगी, कम।
और अगर वेव छोटा है तो उस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, इस तरह से चलेगी, ठीक है। तो पर सेकंड के अंदर ज्यादा टाइम वो क्या होगा, पास आउट हो सकता है अपने पास। तो इसका मतलब क्या है, जो रिपीटेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और अगर वेव लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा और न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, वेयर c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। तो समझ में आ गया। हम ये कहते हैं भाई कि एक बार किसी स्टूडेंट को मैंने कहा कि आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना है, ठीक है, आपके पास टाइम है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना, 4th फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पे आना, ठीक है, थ्रू द स्टेयर्स। सीढ़ियों से जाना है, सीढ़ियों से आना है, लिफ्ट यूज में नहीं लेनी है अपने को। तो हम क्या कहेंगे कि सर 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम 2 बार या हो सकता है 3 बार स्टूडेंट रिपीटेशन कर ले। लेकिन अगर यही रिपीटेशन में कहता है कि ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर तक जाके आना है, तो 5 मिनट में कितनी बार रिपीटेशन हो जाता है, हो सकता है 10 टाइम्स हो जाता है, या 8 टाइम्स होता है, या 7 टाइम्स होता है। इट मींस रिपीटेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, वेवलेंथ छोटा हो गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्लियर है अपने पास। अब देखो वेलोसिटी जो स्पीड होती है उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे, जो हमारे पास c से आ गया। ये जो हमारे पास क्रेस्ट और ट्रॉफ का जो हाई पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो लेंथ होती है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या दिखाता है अपने को, वेव की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया अपने पास, जो इंटेंसिटी है वेव उसको शो करेगा। एक होता है वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर्स क्या होते हैं, वेव नंबर न्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा दैट्स कॉल्ड वेव नंबर। अब रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये हमारे पास वेव नंबर का यूनिट होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, क्या क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। तो ये था हमारे पास इनके कुछ मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बातें, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको देखना आप लोगों को, कोई डाउट हो तो क्लियर करिएगा। थैंक यू।